Assalamu alaikum students. In this lecture we will continue our discussion on the importance of mass transfer in bioprocessing. Now what is our main target in terms of mass transfer when we operate a bioreactor? So look at this relation that mass transfer rate is equal to KLA C star minus CL. Our main target is to increase the mass transfer efficiency. How can we do that? By increasing the overall volumetric mass transfer coefficient KLA or by increasing the concentration gradient. इनमें से किसी भी फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए हमें उन फैक्टर्स को देखना होगा जिन पर KLA या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड करते हैं। अब जब भी कोई बायोरिएक्टर ऑपरेट करेंगे आप, तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि वी ऑपरेट आवर रिएक्टर अंडर प्रीवियसली ऑप्टिमाइज्ड कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि हम अपनी माइक्रोबियल स्ट्रेन चूंकि सिलेक्ट कर चुके होते हैं, तो हमें उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा, ऑप्टिमम पीएच क्या होगी, मैक्सिमम कितने प्रेशर पे वो सस्टेन कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती हैं। तो once you started your operation, you cannot change them. Or similarly, depending upon the mass transfer requirement of the microorganism, यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अपटेक रेट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बेस पर हम अपना ऑपरेशन मोड भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये मैस ट्रांसफर एफिशिएंसी अचीव करने के लिए क्या हमने बैच रिएक्टर यूज़ करना है या कंटिन्यूस प्रोसेस यूज़ करना है, और जो सेल्स हमने यूज़ करने हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में यूज़ करने हैं या फिर रेस्टिंग फॉर्म में यूज़ करने हैं। जब हम ओवरऑल ट्रांसफर रेट की मेजरमेंट की बात करते हैं, तो अंडर एबायोटिक कंडीशंस, यानी जब सिस्टम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, तो उसे मेजर करना आसान होता है। बट वंस यू स्टार्टेड योर बायोरिएक्टर ऑपरेशन, आफ्टर दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेजर द ओवरऑल ट्रांसफर रेट। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी जो अपटेक रिक्वायरमेंट होती है वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन की चेन के साथ वेरी करती है, तो उसी लिहाज से आपकी जो सबस्ट्रेट डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट होती है। तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन हमारे लिए ओवरऑल ट्रांसफर रेट को मेजर करना मुश्किल हो जाता है। सो प्रिंसिपली अगर हम बात करें तो ओवरऑल ट्रांसफर रेट जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब जो गैस है वो अगर एरोबिक प्रोसेस है तो आपको पता है कि वो ऑक्सीजन होगी, और अगर एनारोबिक प्रोसेस है तो हो सकता है वो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हो, हाइड्रोजन हो या मीथेन हो। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो आपको पहले से पता होंगी। जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट डिपेंड्स कि आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो माइक्रोबियल स्पीशी की बेस पे डिसाइड होती है। जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं, हर एक की यूनिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से आपके लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। सिमिलरली जो ऑपरेशनल कंडीशंस हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यू कैन आल्सो कंट्रोल द ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ योर बायोरिएक्टर, एंड फाइनली overall transfer rate is also affected by the presence of biomass। इसलिए कि ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट जो है या सबस्ट्रेट कंजम्पशन रेट बाय द सेल डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ बायोमास। जितनी ज़्यादा बायोमास होगी इतना ही ज़्यादा अपटेक रेट होगा, और जितना ज़्यादा अपटेक रेट होगा इतनी ही ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा इतना ही ज़्यादा आपका ओवरऑल ट्रांसफ़र रेट होगा।
Now this slide shows different factors that can be controlled to achieve desired mass transfer efficiency. For example, अगर हम वन बाय वन कंसीडर करें तो इंटरफेशियल सरफेस एरिया ए जो है वो मेनली डिपेंड करता है ऑन द बबल साइज। जितना कम बबल साइज होता है इतना ही ज़्यादा इंटरफेशियल सरफेस एरिया होता है और इतना ही ज़्यादा आपका ओवरऑल ट्रांसफ़र रेट होगा। सिमिलरली जब आपका बबल साइज छोटा होता है तो आपका सिस्टम के अंदर गैस होल्ड अप इतना ही ज़्यादा होता है और इसी तरह से जो आपका इंटरफेशियल सरफेस एरिया है वो भी ज़्यादा होगा। अब ये जो बबल साइज है ये मेनली डिपेंड करता है डिसिपेटेड एनर्जी या टर्बुलेंस एफिशिएंसी ऑफ द फ्लूइड and that can be controlled by controlling the physical properties of your fluid, geometric parameters of your reactor, and then by controlling the operational conditions. तो इन सब पे वर्क करने के बाद आप अपने बबल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और इंटरफेशियल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली जो मैस ट्रांसफर कोफिशिएंट KL है that also depends upon several factors. You can work on them to increase the value of KL. And finally, the concentration gradient also depends upon several factors. और under biotic condition जो है the most important one is the enhancement factor E, which depends mainly upon the biomass present in the system and oxygen uptake rate. जितनी ज़्यादा बायोमास होती है इतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन अपटेक रेट होगा आपका, इतना ही ज़्यादा आपका इन्हेंसमेंट फैक्टर होगा, इतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और एज अ रिज़ल्ट इतना ही ज़्यादा आपका ओवरऑल ट्रांसफ़र रेट होगा। तो इसके लिए आप छोटी सी असाइनमेंट करेंगे। Overall transfer rate of substrate in bioprocesses depends upon several factors. Discuss how those factors affects the overall transfer rate and how are they interrelated. Now we can further discuss few factors that influence the overall transfer rate in the bioprocesses. For example, when we talk about the properties of bubbles, then the size and number of bubbles become most important. तो बबल का साइज जो है वो कम से कम होना चाहिए और नंबर ऑफ बबल्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए मेनली जो चीज़ हमें सपोर्ट करती है वो है द टाइप ऑफ बबल जनरेटिंग सिस्टम, कि हम सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। क्या हम STR यूज़ कर रहे हैं या हम बबल कॉलम रिएक्टर यूज़ कर रहे हैं, यानी बबल जनरेशन के लिए स्टरिंग यूज़ कर रहे हैं या स्पार्जिंग यूज़ कर रहे हैं। तो वो तमाम फैक्टर्स जिनकी वजह से हमें बबल का साइज़ कम मिलता है और नंबर ऑफ बबल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं सिस्टम के अंदर, उन पे हमें वर्क करना होता है। नाउ in case of the type of bubble generating system, we can use different sparger configurations. For example, the porous spargers, the orifice spargers and the nozzle spargers. हम किसी भी टाइप का स्पार्जर यूज़ करें, हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि the sparger should produce the smaller size of bubble, it should cause the low resistance to the gas flow, and it should have the small risk of blockage. क्योंकि अगर mass transfer resistance ज़्यादा होगी
तो ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आपको बार बार क्लीनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज आपके सिस्टम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, दे कैन मेक द बायोफिल्म। तो वो बायोफिल्म की फॉर्मेशन की वजह से अगर ब्लॉकेज होती रहेगी तो आपको बार बार सिस्टम को क्लीन करना पड़ेगा। नाउ व्हेन वी यूज STR as a bubble generating system, in that case the type of impeller becomes the most important. तो ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। प्लीज सी how the type of impeller affects the number and size of bubbles inside a reactor. Sometimes we use the membrane diffusers. So membrane material is most important in that case, and also the water interaction of that material is important कि आपका material जो है वो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, and the porosity कितना वो porous है। Similarly, the stirring speed in case of the STR is important, and gas flow rate is most important in case of the bubble column reactors. We know that the higher gas flow rates and stirring speeds produces high KLA. Bubble coalescence is another important concern. हमारी कोशिश ये होती है कि बबल कोलेसेंस कम से कम हो, क्योंकि अगर बबल कोलेसेंस ज़्यादा होगी तो दैट विल रिड्यूस योर ओवरऑल ट्रांसफर रेट। Similarly, the other factors like viscosity, temperature, gas pressure, presence of cells, and cell morphology and cell concentration inside of the reactor should be considered for a successful bioreactor operation. अच्छा, हमने एंजाइम इनहिबिशन कैनेटिक्स के अंदर बड़ी डिटेल से पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मैक्सिमम रिएक्शन रेट को और सैचुरेशन कांस्टेंट को। ये जो अभी एग्जांपल आपको स्लाइड पे दिखाई हुई है, इस केस में मैक्सिमम रिएक्शन रेट वी मैक्स जो है वो इनहिबिटर की एडिशन की वजह से रिड्यूस हो रहा है, और इसी तरह से सैचुरेशन कांस्टेंट रिड्यूस हो रहा है। तो अब हमने देखना ये है कि क्या इन रिडक्शंस की वजह से जो मास ट्रांसफर रिक्वायरमेंट है या ऑप्टिमम सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। लेट अस कंसीडर अ स्पेशल केस ऑफ सबस्ट्रेट इनहिबिशन। फर्स्ट जो है वो आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें आइडियली रिएक्शन को लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करना चाहिए। Enzyme plus substrate should form an enzyme substrate complex, and that should be converted into the product, and enzyme should be recycled. ये आइडियल केस है। लेकिन अगर आपका सबस्ट्रेट इटसेल्फ एज अ इनहिबिटर इफेक्ट करे तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मोर एंड मोर सबस्ट्रेट विल बी एडेड विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो बजाय इसके कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ जाए, ESS एंजाइम सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगी सिस्टम के अंदर। तो दिस इज अ सिमिलर केस ऑफ अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन। उसकी डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, तो वही सेम स्टेप्स हम फॉलो करके देखते हैं कि हाउ इट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ Km एंड Vmax। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, वहाँ से आप Ks की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो आपका रिएक्शन है फ्रॉम ES टू ESS विद द एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, वहाँ से आप Ki की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। ये इक्विलिब्रियम असम्पशन आप लेंगे और आप Ks और Ki की वैल्यूज निकाल लेंगे।
अब हमारे पास ये जो के एस और के आई की वैल्यूज़ हैं, इन्हें हम फर्दर यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, द टोटल एंजाइम क्वांटिटी inside of your reaction system will be equal to enzyme in the free form, enzyme in the enzyme substrate complex and enzyme in the ESS. अब आपको पता है कि जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप है, दैट इज द सेकेंड वन फ्रॉम ES to P, and the rate of formation of product depends upon the concentration of enzyme substrate complex. तो इक्वेशन 3 जो है, इसमें E और ESS शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ES. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है उसमें से E की वैल्यू निकाल लें इन द फॉर्म ऑफ ES, और जो इक्वेशन 2 है उससे आप ESS की वैल्यू निकाल लें इन द फॉर्म ऑफ ES. Once you have these values, you can put them in equation 3 to get the total enzyme quantity in the form of ES. And once you have this value, you can put it in the rate of formation of product, V is equal to K2 ES, in order to have the reaction rate. अब चूंकि आपके पास ES की वैल्यू आ गई है, तो जो आपका लिमिटिंग रिएक्शन है V इज इक्वल टू K2ES, इसमें आप ES की वैल्यू पुट कर दें, और पुट करने के बाद आप इसे रीअरेंज कर लें. तो जब आप इसे रीअरेंज करेंगे, यू विल हैव एन अदर फैक्टर K2ET. So here ET is the total concentration of enzyme, so you can write it as Vmax, the maximum reaction rate. And finally, you will have equation of this form, V is equal to Vmax S over Ks plus S square over Ki. तो अगर आप इक्वेशन पे गौर करें तो दिस इज सिमिलर टू द माइकलिस मेंटन इक्वेशन, एक्सेप्ट जो डिनोमिनेटर है आपका उसमें प्लस एस स्क्वायर ओवर के आई है. दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर विल रिड्यूस द मैक्सिमम रिएक्शन रेट. और माइक्रोबियल रिएक्शंस में क्योंकि रिएक्शन रेट की जगह हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मेजर करते हैं, लिहाजा यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ म्यू. And in case of substrate consumption, you can write the same equation in the form of Q, where Q is the specific substrate consumption rate. अब ये जो हमने डेरिवेशन की या इसकी जो फाइनल फॉर्म आई, इसमें दो फैक्टर्स हैं. एक के एस है सैचुरेशन कांस्टेंट, एक के आई है इनहिबिशन कांस्टेंट. तो के एस क्या होता है आपको ये बात पता है, वी मैक्स क्या होता है, म्यू मैक्स क्या होता है, या क्यू मैक्स क्या होता है, ये भी आप डिफरेंट प्लेसेस पे देख चुके हैं और इसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर चुके हैं. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज के आई. और ये जो के आई है, इसकी वजह से जो सबस्ट्रेट कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, ये कैसे इफेक्ट होगी, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखेंगे. Now we will see how the substrate inhibition reduces the maximum reaction rate and affects the substrate requirement in case of the inhibition during a bioreactor operation. तो यहाँ पर जो ब्लैक कर्व है आपके पास, that is obtained in the absence of any inhibitor, and it represents the widely accepted Monod kinetics, mu is equal to mu max S over Ks plus S. इसके बरअक्स
जब आप रेड कर्व को देखते हैं, दिस इज obtained by plotting the mu of a strain under the inhibitory conditions, and inhibitor in this case is the substrate itself. बेसिकली ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कर्व रहा हुई है। तो इसमें आप ये देखें कि इनिशियली the mu increases linearly and then it reaches the maximum value and finally it starts decreasing. अब जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो मैक्सिमम रिएक्शन रेट है हमारा इन केस ऑफ इनहिबिशन, इट्स वेरी लो एज कंपेयर्ड विद द नॉन इनहिबिशन केस। और फिर ये रिड्यूस होने के बाद विद द एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट मज़ीद कम होता जाता है और जो आपकी अंडर आइडियल कंडीशंस एफिशिएंसी है उसके 50% से भी नीचे चला जाता है। कैसे? अब आप ब्लैकर को दोबारा देखें। सपोज द म्यू मैक्स इज 100, देन द हाफ ऑफ म्यू मैक्स इज 50 and against this half of mu max the substrate concentration will be Ks। तो आप इसकी राइट साइड पर अगर चलें, राइट साइड पर देखें तो एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अराउंड 15, जो इनहिबिशन वाला केस है उसमें म्यू की वैल्यू becomes less than 50% of the mu under non-inhibitory conditions। तो वो पॉइंट जहां पर जो म्यू है इनहिबिशन के केस वाला वो 50% से कम होना शुरू होता है, उसके अगेंस्ट जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी that will be the Ki, that is the inhibition constant। तो अब आपको यहाँ पर पता चला कि Ks and Ki both are the substrate concentration against half of mu max, लेकिन जो Ks है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो Ki है वो इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, जिसके बाद जो इनहिबिशन है वो मुकम्मल तौर पर आपके एंजाइम की एफिशिएंसी को अफेक्ट करती है। Once you have the value of Ks and Ki, then you can find the maximum mu max in case of the inhibition, and that can simply be calculated by the square root of Ks and Ki। अब क्वेश्चन ये है कि where should we operate our bioreactor? क्योंकि अगर इनहिबिशन ना हो तो simply we choose a concentration of substrate that gives the maximum value of specific growth rate or that gives the maximum value of specific substrate uptake rate। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो सिंपली अगर आप रेड कर्व पे गौर करें तो we cannot operate our bioreactor under the substrate concentration below Ks। क्यों? इसलिए कि this is the substrate limited zone, that's mean in this region we are not supplying enough substrate to get the maximum efficiency of your microorganisms। Or we can also not operate our bioreactor
above the value of Ki because that is the substrate inhibitory zone. उससे ज़्यादा आप जितना substrate सप्लाई करेंगे that will not be beneficial. That will reduce the specific growth rate as well as the specific substrate uptake rate. तो फिर क्या करें, कहाँ पर ऑपरेट करें? आइडियली तो ये होना चाहिए कि हम अपने बायोरिएक्टर को वहाँ पर ऑपरेट करें जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे, even in the case of substrate inhibition, that is the square root of Ks and Ki. लेकिन किसी भी बायो प्रोसेस के अंदर बायोरिएक्टर को एक ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर ऑपरेट करना आसान नहीं होता. In other words, it will be difficult to maintain a specific single concentration of substrate inside the reactor during a biotic operation. तो फिर हमारे पास चॉइस क्या है? हमारे पास चॉइस ये है कि instead of choosing one value we can choose a range and that range will be between Ks and Ki. तो आइडियली हमने कोशिश करनी है कि हम Sm पर ऑपरेट करवाएं अपने रिएक्टर को, और अगर वो एक कंसंट्रेशन मेंटेन करना डिफिकल्ट हो तो देन वी विल ट्राई टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनसाइड ऑफ आवर रिएक्टर बिटवीन Ks एंड Ki. जी, तो लास्ट स्लाइड पे हमने कंक्लूड किया था कि ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट गिव्स अस द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ आवर system in terms of specific growth rate or specific substrate consumption rate can be calculated by simply taking the square root of product of Ks and Ki. तो ये जो रिलेशन है हमारे पास कहाँ से आया है? उसके लिए जो आपके पास फाइनल फॉर्म है नॉन कम्पेटिटिव सबस्ट्रेट इनहिबिशन की या अनकम्पेटिटिव सबस्ट्रेट इनहिबिशन की, उसे आप लें QCO is equal to QCO max S over Ks plus S square over Ki. तो यहाँ पर QCO इसलिए लिया हुआ है कि हमारा जो सबस्ट्रेट था जो हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में वो कार्बन मोनोऑक्साइड था. तो जनरल फॉर्म में आप इसको Q भी लिख सकते हैं, और Ks जो है वो सैचुरेशन कांस्टेंट है, Ki जो है वो इनहिबिशन कांस्टेंट है. अच्छा, यहाँ पर आपकी आसानी के लिए आपको एक और कंसेप्ट समझाया गया है कि जब हमारे पास गैस लिक्विड रिएक्शन सिस्टम होता है तो हमें जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है डिसॉल्व फॉर्म में वो कैलकुलेट करनी होती है. तो उसका एक तरीका ये है कि हम हेनरी लॉ यूज़ करते हुए पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट डिसॉल्व गैस की कंसंट्रेशन मालूम कर लें. तो यही वजह है कि यू कैन रिप्लेस S with PCO. The concentration of substrate can be replaced with the partial pressure of substrate, क्योंकि हमारा जो substrate है वो गैस है. तो इस फॉर्म को यूज़ करते हुए आप सिंपली जो है वो इसे रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड दैट विल बी square root of Ks and Ki. So here you can see after solving the whole equation you finally have PCO max is equal to square root of Ks and Ki. तो आपने करना ये है कि ये जो दो स्लाइड्स हैं प्रीवियस स्लाइड और करंट स्लाइड, इनसे देखते हुए आपने खुद इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और फाइनली जो वैल्यू है PCO मैक्स की वो निकालनी है. और अगर कोई इशू आता है तो डेफिनेटली वी कैन डिस्कस इट ड्यूरिंग द ऑनलाइन सेशन. नाउ आफ्टर नोइंग what substrate concentration will give you,
the maximum efficiency in terms of mu, we should also know what KLa will deliver that specific concentration of substrate. तो ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी की बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि यू विल बी एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनसाइड द रिएक्टर आर नॉट। अच्छा, जिस तरह से हम माइकलिस मेंटन कैनेटिक्स के अंदर V इज इक्वल टू वी मैक्स एस ओवर के एस प्लस एस को सॉल्व करने के लिए, या वी मैक्स और के एस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट, एडी-होफ्स्टे प्लॉट एंड लैंगम्योर प्लॉट। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है वो नॉन कम्पेटिटिव सबस्ट्रेट इनहिबिशन, इवन इन केस ऑफ अनकम्पेटिटिव इनहिबिशन, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं उसे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप रीअरेंज करेंगे तो इस केस में आपको जो फाइनल फॉर्म मिलेगी दैट विल बी अ सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर रिग्रेशन, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसे यूज़ करते हुए आप अपने डेटा को प्लॉट भी कर सकते हैं और के एस और के आई की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं।